को लेकर तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पे देखिए फडणवीस, शिंदे और अजीत पवार तीनों ही दिल्ली आएंगे। ये यहाँ पे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। फडणवीस, शिंदे और अजीत दिल्ली आ सकते हैं, जहां पे दिल्ली में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के सेकंड राउंड का मंथन किया जाएगा। क्योंकि आपको याद होगा देखिए किस तरीके से नतीजे आने के बाद से ही महाराष्ट्र में तो बैठकें हुई विधायकों के साथ, लेकिन दिल्ली दरबार में भी बैठक होगी। सरकार के गठन को लेकर अमित शाह से चर्चा की जाएगी। लिहाजा जो जानकारी मेरे सूत्रों के हवाले से वो बड़ी खबर ये कि आज रात महाराष्ट्र के जो तमाम नेता है, चाहे अजीत पवार हो, चाहे एकनाथ शिंदे हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, तीनों ही आज रात दिल्ली पहुंच सकते हैं और मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के चर्चा संभव। तो बिल्कुल मुख्यमंत्री के नाम का फैसला तो यहां पर हो जाना है, लेकिन आपको बता दें कि महाराष्ट्र का ये चुनाव बेहद दिलचस्प रहा है। आपने देखा कि किस तरीके से महायुति ने महागाड़ी को चारों खाने चित कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं यहां विचारधारा और परिवार की लड़ाई भी इन चुनावों में देखी गई। क्योंकि कहीं पर देखा गया भतीजे ने चाचा को हरा दिया, तो कहीं भाई बहन एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर महाविकास अघाड़ी के मंसूबों पर पानी फेर दिया। महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरी, तो वहीं विपक्ष के नेता की कुर्सी के लिए संकट खड़ा हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि महाविकास अघाड़ी की एक भी पार्टी 29 तक का आंकड़ा तक पार नहीं कर सकी। महाराष्ट्र का इस बार का चुनाव अस्तित्व की लड़ाई को लेकर था। ऐसा इसलिए क्योंकि एकनाथ शिंदे हो, उद्धव ठाकरे हो या फिर अजीत पवार या शरद पवार, हर कोई अपनी असली पार्टी का दावा ठोक रहे थे। यही वजह थी कि शरद पवार परिवार समेत कई राजनीतिक परिवारों के सदस्य एक दूसरे के खिलाफ थे। चुनाव में किसी को जीत मिली तो किसी को अपनों ने ही हरा दिया। शरद पवार के भतीजे अजीत पवार अपने सगे भतीजे के खिलाफ बारामती से चुनाव लड़ रहे थे। बारामती में उन्होंने एक बार फिर बड़ी जीत दर्ज की। अजीत पवार ने अपने बड़े भाई के बेटे योगेंद्र पवार को 1 लाख से अधिक वोटों से हराया और 8वीं बार जीत हासिल की। महाराष्ट्र में ऐसी कई घटनाएं देखने को मिली, जहां किसी ने अपनी बेटी को हरा दिया तो कोई अपनी बहन से जीत गया। मामला है छत्रपति संभाजी नगर जिले के कन्नड़ विधानसभा सीट की, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता राव साहब दानवे की बेटी संजना जाधव एक्स हस्बैंड के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। हर्षवर्धन जाधव को 18,201 वोटों के अंतर से हरा दिया। अहेरी से एनसीपी शरद गुट के नेता और राज्य मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम अपनी बेटी के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने बेटी भाग्यश्री आत्राम को भारी अंतर से हराया। नांदेड़ के लोहा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की पूर्व लोकसभा सांसद प्रताप पाटिल चिखलीकर ने अपनी बहन के खिलाफ ही चुनावी मैदान में उतर गए। प्रताप पाटिल को 70,000 से ज्यादा वोट मिले, तो वहीं आशाबाई शिंदे को सिर्फ 19,786 वोट ही मिले। मतलब साफ है, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सत्ता पर काबिज होने के लिए लोगों ने रिश्ते को ही दरकिनार कर दिया। कहावत सही है, सत्ता के लिए लोग रिश्ते और परिवार तक को भी ताक पर रख देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली। भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत के बाद, यूं कहें महायुति गठबंधन की बड़ी जीत के बाद अब बीजेपी का कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन परेशानी बढ़ेगी तो कट्टरपंथियों की, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद, बम्पर वोट मिलने के बाद अब मोदी सरकार या भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार जहां जहां पर है, वहां बड़े फैसले लेने में जहां थोड़ी हिचक थी, अब कोई हिचक नहीं रहेगी। बड़े फैसले पर पूरी मजबूती के साथ मुहर लगाई जाएगी। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। महाराष्ट्र चुनाव में आए अप्रत्याशित नतीजों ने कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी की नींद उड़ा दी है। जिस तरह से महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी केवल 49 सीटों पर सिमट कर रह गई, उससे कई नेताओं के तो राजनीतिक करियर पर ही सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इससे भी बढ़कर बीजेपी के विरोधी और कट्टरपंथी इसलिए भी परेशान हैं, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव का असर अब देश की राजनीति में भी पड़ेगा। और वो कैसे पड़ेगा, वो भी आपको 5 पॉइंट में बता देते हैं।
नंबर 1, वक्फ बिल समेत अन्य विधेयकों को मिलेगी रफ्तार। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र चुनाव में मिली जीत के बाद मोदी सरकार का आत्मविश्वास कहीं ना कहीं बढ़ा होगा, जिसके बाद मोदी सरकार अब पूरे आत्मविश्वास के साथ वक्फ संशोधन विधेयक पर आगे बढ़ेगी और वक्फ बोर्ड की मनमानी को पूरा दमखम लगाकर रोकेगी। नंबर 2, एक है तो सेफ है नारे के साथ हिंदू एकजुटता पर फोकस। क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव में हिंदुत्व के नए संस्करण एक है तो सेफ है और बटेंगे तो कटेंगे नारे की भी अग्नि परीक्षा थी, जिसमें बीजेपी को जीत मिली है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी अपने हिंदुत्व के कोर एजेंडे को आगे बढ़ाएगी और हिंदुओं को जातियों में बांटने वाले लोगों पर खुलकर प्रहार करेगी। नंबर 3, बीजेपी का कांग्रेस पर सीधा दबदबा। जो बीजेपी लोकसभा चुनाव के बाद से दबाव में थी और कांग्रेस लगातार ये कह रही थी कि बीजेपी से लोगों का मोह भंग हो रहा है, वो कांग्रेस हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में हुई सीधी लड़ाई में बीजेपी से चुनाव हारकर बैकफुट पर आ गई है। और ये चुनाव जीतकर बीजेपी ने सिद्ध कर दिया है कि लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन का तुक्का लगा था और बीजेपी के खिलाफ लोगों में कोई नाराजगी नहीं है। नंबर 4, कांग्रेस के वर्चस्व में आई कमी। महाराष्ट्र में कांग्रेस के बुरे प्रदर्शन का असर भी पड़ा है कि कांग्रेस को ज्यादातर सीटों में मिली हार ने इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के नेतृत्व को कमजोर कर दिया है। इस हार के बाद कांग्रेस को इंडी गठबंधन के अंदर अपने ही सहयोगी दलों से चुनौती मिल सकती है, खासकर आम आदमी पार्टी जैसे दलों से, जो दिल्ली में अगली बड़ी परीक्षा के लिए तैयार है। नंबर 5, बीजेपी का दबदबा बरकरार। चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष आरोप लगा रहा था कि बीजेपी ने पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया है और आम जनता की अनदेखी की है, लेकिन महाराष्ट्र के नतीजे ये साबित करते हैं कि इन आरोपों का मतदाताओं पर कोई असर नहीं पड़ा है और मोदी का जलवा बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो महाराष्ट्र में जीत के बाद जिस तरीके से बीजेपी जीत को लेकर अतिशय से लबरेज है, इस बीच बड़ी खबर दरअसल झारखंड से आ रही है, जहां पे झारखंड में भी सरकार के गठन को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिस तरीके से राज्यपाल से मुलाकात की और मुलाकात के बाद दरअसल जानकार ये बता रहे कि 28 नवंबर को झारखंड में नई सरकार का शपथ ग्रहण संभव है। तो देखिए, महाराष्ट्र में भी सरकार बनाने को लेकर हलचल तेज है, तो वही झारखंड में अगर बात करें हम, तो झारखंड में 28 नवंबर को शपथ ग्रहण किया जाएगा। आज हेमंत सोरेन ने राज्यपाल से मुलाकात की है, सरकार बनाने का दावा पेश किया है और राजभवन की ओर से भी सरकार बनाने को लेकर के जो आमंत्रण है वो मिल गया है। और क्या कुछ कहा गया हेमंत सोरेन की ओर से, सुनवाते हैं आपको। हम लोगों ने अपना वर्तमान सरकार से इस्तीफा देते हुए आगामी सरकार की गठन की रिक्वेस्ट और निवेदन और दावा हम लोगों ने पेश किया है महामहिम जी के समक्ष। 28 तारीख को शपथ समारोह का कार्यक्रम तय किया जा रहा है।